हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। तो यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर से एक नए सीरीज की शुरुआत की थी। उस सीरीज का क्या नाम था? 20 डेज टारगेट जीआरएफ मई 2021। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस में शामिल हैं। तो कुछ ऐसे रेलेवेंट टॉपिक हैं साथियों जिनसे सवाल हमेशा पूछा जाता है, इस वजह से ही हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रिसर्च एप्टीट्यूड के ही एक हिस्से के बारे में, जिसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक रिसर्च चल करके आता है जिसका नाम है एक्शन रिसर्च, जिससे सवाल हमेशा पूछा गया। आप देख सकते हो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ और आप देखोगे कि यहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा गया है। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देख लेना, वहाँ देख ले तो आप तो 2 नंबर आपका वहाँ से पक्का है। ठीक है, तय मानो, एक सवाल तो मिनिमम वहाँ से आना ही आना है, कभी कभी 2 भी आ सकता है। चलो, आज हम लोग का उस सीरीज में दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पे ही बात करेंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में देखेंगे एक सवाल और पूछा जाता है और वह यह पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा और कभी कभी नहीं। मैं तो देखा हूँ कि एज ऑलवेज हमेशा पूछा ही जाता है, जैसे कि सिंपोजियम क्या होता है। ठीक है, सिंपोजियम क्या होता है, रिसर्च पेपर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कोलोकियम क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है, उसके साथ साथ सेमिनार क्या होता है। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिससे ये लोग सवाल पूछते हैं। एक सवाल तो फिक्स है, ये लोग पूछते ही पूछते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यह कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और काम हम लोग को बहुत करना है। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसर्च पेपर के बारे में। आप हमारे साथ लिखते चलना और नहीं लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर आप देखते होंगे, जैसे कोई आपके सीनियर यदि कहीं पे पीएचडी कर रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, तो आप सुनते हो कि उनका रिसर्च पेपर प्रेजेंट हुआ है, वहाँ पे रिसर्च पेपर वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, या फिर उनका इस तरीके से एक पेपर उन्होंने लिखा था जो छपा है किसी मैगजीन वगैरह में। वो सब सारे के सारे रिसर्च पेपर होते हैं। तो रिसर्च पेपर में 2-3 चीज़ आप समझो। रिसर्च पेपर होता क्या है? 2 शब्दों से बना है। जिस चीज़ पर आप रिसर्च करते हो और उसी को आप लिखते हो तो वह दरअसल रिसर्च पेपर का एक रूप तैयार हो जाता है, एक रूप ले लेता है। जैसे मान लो कि आप मौर्यन डायनेस्टी पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी में उसके इकोनॉमिकल सिस्टम पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो इसमें आप इसके इकोनॉमी पे कोई आपने पेपर लिखा। पेपर में बेसिक बात यह होना चाहिए, एक रिसर्च पेपर में कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए, ये इस बात का बस केवल ध्यान रखिएगा, तब आप सवाल को बना लीजिएगा। ठीक है, तो रिसर्च पेपर जब हम लोग लिखते हैं तो 2-3 चीज़ों का बस ध्यान रखते हैं। और वह ध्यान क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग प्रेम्बल लिखते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो वो एक रिसर्च पेपर के तौर पे है, ठीक है, क्योंकि पहले भारत के सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया। जितने भी संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने मिलकर के रिसर्च किया, उसके बाद एक पेपर प्रेजेंट किया और वह पेपर अब तक हमारे सामने रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, उसमें प्रेम्बल है। तो उसी तरीके से आप रिसर्च पेपर जब लिखोगे तो सबसे पहले प्रेम्बल लिखना है। इसको अब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसको अब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। रिसर्च पेपर और रिसर्च प्रपोजल में अंतर होता है। रिसर्च पेपर जो होता है रिसर्च करके लिखा जाता है। रिसर्च प्रपोजल दरअसल एक प्रस्ताव है कि मैम या फिर सर मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से आप प्रपोजल रखते हो ना लड़कियों के सामने, लड़कियाँ लड़कों के सामने, इस तरीके से प्रपोजल हम लोग रखते हैं, उसी तरीके से रिसर्च प्रपोजल होता है जो आप अपने प्रोफेसर के सामने रखते हो कि मेरे मन में एक आइडिया चल रहा है कि मैं इस पर काम करना चाहता हूँ और आप इस पर आप मुझे सलाह दें, आप देखें कि कहाँ पे क्या चीज़ों में कमी है। ठीक, लेकिन रिसर्च पेपर जो होता है उसमें कमी नहीं है। वह आप किसी को सलाह लेने के लिए नहीं दे रहे हो, कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा, वह छपने वाला है। यानी उसमें इंफॉर्मेशन जितना भी है पूरा का पूरा रेफरेंस के बेस पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आप रिसर्च प्रपोजल में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो उसी तरीके से यहाँ पे प्रेम्बल लिखा जाना होता है। और एक अच्छे रिसर्च पेपर की यह पहचान होती है। तो पहले प्रेम्बल होता है, दूसरे नंबर पे उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर होता है। हिस्टोग्राफी में मैंने इस शब्द का बहुत इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट मैटर से ही हम लोग पता करते हैं कि किस लेखन का है। जैसे मान लो कि अनाल स्कूल इतिहास लेखन का है तो उसके सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन करके हम लोग पकड़ लेते हैं कि अच्छा अच्छा ये लोग एनालिस्ट है या इस टाइप का जो भी है, मार्क्सिस्ट है या फिर नेशनलिस्ट है, जो भी हो।
तीसरे नंबर पे बात करते हैं, और तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए वह कंक्लूजन होना चाहिए। रिसर्च पेपर में कंक्लूजन हमेशा होता है, रिसर्च प्रपोजल में कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक, रिसर्च प्रपोजल में कंक्लूजन नहीं होता है, रिसर्च पेपर में कंक्लूजन होता है। ठीक, कंपैरेटिव स्टडी करके आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आपसे यदि कोई पूछे कि रिसर्च पेपर में, एक अच्छा रिसर्च पेपर में कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए, तो ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। प्रस्तावना में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके जो मोटा मोटी जो समझ है आपकी, जो रिसर्च करके आपने प्राप्त किया है उसके बारे में लिखते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, और या आप ऐसे कर सकते हो कि निचोड़, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल में निचोड़ लिखा हुआ है पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को, यदि जैसे समुद्र मंथन करके 2 चीज़ निकला था ना, उसी तरीके से पेपर का जब मंथन करते हैं ना रिसर्च पेपर का, तो जो चीज़ें निकल करके आती हैं उसी को प्रेम्बल में हम लोग चेप देते हैं। जब बिहार के भाषा में चेप देना बोलते हैं, मतलब उसको लिख देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं विषय वस्तु, और उसका जो मेन हिस्सा है उसको बीच में लिखते हैं, और तीसरे नंबर पे कंक्लूजन लिखते हैं। मेरा ख्याल है कि समझ में आ रहा होगा बात आपको। सब्जेक्ट मैटर आप लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह केवल कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो मतलब क्रिटिक्स के तौर पे भी हो सकता है, वो आलोचनात्मक भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट मैटर कैसा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, रेफरेंस के बेस पे आपको लिखना है, बिना रेफरेंस का आप नहीं लिख सकते हो। ठीक, अब एक चीज़ आता है कि यह बताओ कि रिसर्च पेपर से क्या लाभ होता है। ठीक है, अब देखते हो कि रिसर्च पेपर से बहुत सारा लाभ होता है। आप जब किसी प्रोफेसर का सीवी निकालो, जैसे मान लो किसी विश्वविद्यालय का आपने फॉर्म भरा, तो आप उस विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप अपने डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से फैकल्टी वाले पॉइंट पे उसको क्लिक कीजिए उस इंटरफेस पे, और वहाँ से आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट नाम मिलेगा प्रोफेसर फलाना इस तरीके से। ठीक, तो आप उनके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे में दिखाएगा सीवी पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे में जाओगे तो दिखाया रहेगा कि इतना इतना रिसर्च पेपर इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि इससे थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिलता है। ठीक है, पॉपुलैरिटी मिलता है तो तय है, एकेडमिक्स की दुनिया में, एकेडमिया में आपका प्रभुत्व बढ़ता है। जैसे आप क्यों बिपिन चंद्रा का किताब को पढ़ते हो मॉडर्न इंडिया के लिए, क्योंकि बिपिन चंद्रा ने मॉडर्न इंडिया पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखा है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया है, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है, और रेफरेंस के तौर पे उन्होंने लिखा है। ठीक, तो 2-3 चीज़ें तो तय हो जाती है कि आप इस तरीके से रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हो तो उसका इधर से आपको फ़ायदा मिलता है। कुछ फ़ायदा जो है ना प्रत्यक्ष तौर पे मिलता है, कुछ फ़ायदा अप्रत्यक्ष तौर पे मिलता है। तो पॉपुलैरिटी वगैरह जो है ना अप्रत्यक्ष तौर पे, जैसे बच्चा जब देखता है ना तो बोलता है अरे बाप रे मैडम यहाँ से पढ़ी है, इतना 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 पेपर प्रेजेंट किया है, तो थोड़ा सा होता है ना लड़के के मन में एकदम डर टाइप का, रिस्पेक्ट टाइप का बन जाता है। डर और रिस्पेक्ट अलग अलग शब्द है ना, रिस्पेक्ट टाइप का बन जाता है कि अरे बाप रे इनकी पर्सनालिटी तो बहुत भारी भरकम, इनसे कैसे बात करेंगे। तो ये दरअसल यही चीज़ें होती हैं। रिसर्च पेपर जब आप लिखते हो ना तो उसका इस तरीके से फ़ायदा भी मिलता है। दूसरा फायदा आपको खुद मिलता है, आपका नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, आप धीरे धीरे करके मैच्योर हो जाते हो। ठीक है, मैच्योर कहने का क्या मतलब होता है, मैच्योर कहने का बेसिक अर्थ यही होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसको डिफेंड करना आना चाहिए। ठीक है, उसके डिफेंस में आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। ऐसी आप बकवास मत कीजिए बैठ करके चाय चौराहा पे। ठीक है, ये चीज़ होता है, तो नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता है। दूसरी बात, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हो। सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता तक ही लोगों को पता है, उससे आगे का भी एक सिविलाइजेशन निकल आ रहा है जिस पे काम हो रहा है आर्कियोलॉजी में, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो देखो ये कैसे आ रहा है, यह दरअसल रिसर्च के माध्यम से ही आ रहा है। तब उस पर कोई पेपर लिखेगा, तो पेपर जब लिखेगा रिसर्च पेपर, तो उसको आप पेपर में, अखबार में पढ़ोगे, या फिर आप मैगजीन में पढ़ोगे, आप किसी वेबसाइट पर पढ़ोगे, वहाँ से पढ़ करके आप लोगों में उसको फैलाओगे। तो ये क्या हो रहा है, ये दरअसल क्या होता है, नॉलेज, सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सोसाइटी को ही सोसाइटी के बारे में बता रहे हो कि पहले इस सोसाइटी में ऐसा हुआ करता था। ठीक, और वो रेफरेंस के तौर पे। तो बेसिक अंतर क्या है, रेफरेंस के बेस पे यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होता है। शोध पत्र का मूल्यांकन भी होता है। शोध पत्र का मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं कि ये ढंग का पेपर है कि नहीं है, उसको आप देख लेना सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, कि ये एक सब्जेक्ट मैटर को पकड़ा है कि नहीं, एक थीम को। ठीक, हिस्ट्री में आप किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करोगे ना तो पहले एक थीम पकड़ा जाता है। जैसे आप सोशल थीम है, इकोनॉमिकल थीम है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, बहुत सारे थीम हैं। आप किसी एक थीम को पहले पकड़िए, उसके बाद पीरियड को चुनिए, कौन से पीरियड में आप काम करना चाहते हो, मेडिएवल में, एंशिएंट में, मॉडर्न में, या फिर कॉन्टेम्प्रेरी फेज में। फिर आप एंशिएंट में जाओगे तो फिर उसमें से एक पीरियड को चुनो, आप मौर्यन में जा रहे हो, पोस्ट मौर्यन में जा रहे हो, गुप्ता में जा रहे हो, कि उससे पहले जा रहे हो, वैदिक में जा रहे हो, लेटर वैदिक में जा रहे हो, किस में जा रहे हो, उस पीरियड को चुनिए। उसके
उसके बाद फिर उसमें और अंदर जाइए और उसमें से एक डायनेस्टी को चुनिए, डायनेस्टी में जाइए, फिर वहाँ से एक शासक को आप चुनिए कि अशोक पे ऊपर काम करेंगे या फिर चंद्रगुप्त के ऊपर काम करेंगे। फिर वहाँ पर जब आप अशोक वगैरह डिसाइड हो जाए ना, और यहाँ से थीम डिसाइड हो गया था, तो अशोक के समय सामाजिक जो कार्य किए गए थे उस पर आप काम करना चाहते हैं, फिर आर्थिक कार्य पे। इस तरीके से रिसर्च प्रपोजल हम लोग अपने मन में एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं इसी तरीके से, ठीक। तब आपने अब तक नहीं किया है तो इस तरीके से आप पहले थीम को सेलेक्ट करो कि मतलब सोसाइटी पे करना है, वुमेन पे करना है, जेंडर पे करना है, किस पे करना है, कि ट्रांसजेंडर पे करना है, ये सारे के सारे थीम हैं। चलो आगे नहीं बात करेंगे इस पे, इतना ही बस, ठीक। और इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो इसको देख सकते हो। सब्जेक्ट मैटर देख लिया आपने, रेफरेंस इसका देखना। रेफरेंस को पता है रिसर्च की भाषा में क्या बोलते हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, शोध साहित्य की समीक्षा, एकदम हिंदी में बोलते हैं उसको, है ना। कि आप देखो कि इन्होंने, इस लड़के ने या फिर इस स्कॉलर ने कितना काम किया है, कितना रेफरेंस दिया इन्होंने, कितने किताब का अध्ययन किया है, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन जुटाया है, ठीक। वो दरअसल हम लोग क्यों देखते हैं? क्रेडिबिलिटी के लिए, कि भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इस आदमी पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, शोध विधि को देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा रिसर्च का मेथड का इस्तेमाल किया था और क्या वो मेथड वैलिड था या नहीं था। क्योंकि कई सारे मेथड ऐसे हैं जो केवल पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सोशल साइंस में कई ऐसे हैं जो मेथड जो पूरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे मेथड हैं जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट में किए जाते हैं, और कुछ स्पेशल मेथड है जो केवल हिस्ट्री में किया जाता है, ठीक। उसके बाद आप इसके कंक्लूजन को देखोगे, ठीक। मैंने शुरू में ही बताया था कि रिसर्च पेपर में कंक्लूजन का होना जरूरी है। तो यह दरअसल बेसिकली एक रिसर्च पेपर इस तरीके से होता है। तो रिसर्च पेपर से मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी सवाल पूछा जाएगा किसी भी तरीके से, वो लोग कितना भी घुमाएं, आप बना लोगे उसको, ठीक है। बस एक शर्त है कि आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ मेहनत करना, और जब आप पढ़ना तो केवल पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कान में एयरफोन ठूस करके कोई और काम करना, इधर लेक्चर भी देख रहे हैं। पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर पढ़ो ही मत। कोई काम करना है तो बस एक बार करो, उसी काम को करो, और पूरे 100% ऊर्जा के साथ करो, नहीं तो नहीं करो। क्यों फिर मतलब पढ़ाई कर रहे हो या फिर मजाक कर रहे हो। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे, ज़्यादा सीरियस माहौल हो जाएगा फिर। दूसरे नंबर पे बात करते हैं आर्टिकल। आप सुनते हो ना, आप जैसे डी यू जेएनयू में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो लोग पूछते हैं तुम्हारा कोई आर्टिकल वगैरह छपा है, और डी यू जेएनयू वाले बहुत प्राउड से कहते हैं अरे मेरा तो इसमें आर्टिकल छपा है, मेरा तो इसमें आर्टिकल छपा है, ठीक है। आर्टिकल आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे अखबार वगैरह में, जैसे प्रभात खबर वगैरह में मेरा एक बार आर्टिकल छपा था, ठीक है। 2-3 अखबार में पहले मैं लिखता था ना, तो उसमें आर्टिकल छपा था, कुछ कुछ लिखा करता था। अब तो इधर आदत छूट गई। तो आर्टिकल बेसिकली वो होता है कि किसी एक सब्जेक्ट को आप पकड़ते हैं, ठीक, और उसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक आप लिखते हैं और आप मैगजीन में देते हैं या फिर अखबार में देते हैं। स्पेशली न्यूज़पेपर वगैरह में और मैगजीन में, इन्हीं 2 चीज़ों में आर्टिकल छपते हैं, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग यूजीसी नेट की तरफ से बात कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मैगजीन हैं जो यूजीसी से एफिलिएटेड हैं, तो उसमें जो आपका छपता है ना, उसका वेटेज अलग होता है, ठीक। और कोई तहलका टाइप वाला मैगजीन में छप रहा है तो उसका वेटेज अलग है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक। तो आर्टिकल बेसिकली वो होता है। तो आर्टिकल और रिसर्च पेपर में क्या अंतर हो सकता है? अंतर ये हो सकता है कि आर्टिकल में आपको रेफरेंस नहीं देना है, कंक्लूजन नहीं देना है, आप बस लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। आप भी लिखिए, फेसबुक वगैरह पे तो लिखते ही होगे ना, लिखते हैं, ठीक है। तो वही दरअसल आर्टिकल होता है, ठीक है। चलो आर्टिकल में लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आर्टिकल जब आप लिखते हो ना, ठीक, तो उसमें आप रिसर्च का जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, जो आप बताते हो, आर्टिकल इसीलिए लिखते, मैंने लिखा था ना, जब मैं पटना में रहता था तो बोरिंग रोड में बहुत जाम लग जाता था, ठीक है। तो उस समस्या को मैं केंद्र में रख करके एक आर्टिकल लिखा था कि यह समस्या दरअसल है, और कुछ सुझाव भी इसमें दिया जाता है, ठीक है। उसी को इसमें बोलते हैं रिसर्च मेथड, कि इस मेथड से आप काम करेंगे ना तो ये काम हो जाएगा आपका, ठीक। और उसके बाद इसमें हम लोग निष्कर्ष भी दे देते हैं कि ऐसा है कि जब इस तरीके से, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से यदि सॉल्व करने की कोशिश किया जाए तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक, हो सकता है। यह माइट बी वाले में रहेगा ना, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो, तो आर्टिकल और रिसर्च पेपर में अंतर समझ में आया? आ गया होगा। नहीं आया? नहीं आया तो झुनझुन्ना बजाओ बैठकर। क्या बात करते हो, नहीं समझ में कैसे आया होगा? हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे, सीरियस मत हो जाना, मजाक करे थे, ऐसा नहीं कि झुनझुन्ना लेकर बैठ के बजाने भी लग जाना। तीसरे नंबर पे बात करते हैं वर्कशॉप के बारे में। आप सुने होंगे ना कि वर्कशॉप वर्कशॉप वर्कशॉप,
मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग वर्कशॉप वगैरह करते रहते हैं, तो वो लोग कभी कभी बताते हैं अपने एक्सपीरियंस को, अच्छा लगता है, ठीक है। तो वर्कशॉप वगैरह होता क्या है साथियों, देखो वर्कशॉप का 2-3 चीज़ तय मान लो। यह दरअसल जो होता है ना मैक्सिमम 10 दिन तक होगा, ठीक है, मैक्सिमम 10 दिन तक होगा। इसमें कई ग्रुप के बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है, 2-3 ग्रुप मान लो है, उन 2-3 ग्रुप को बुलाया गया रिसर्च करने के लिए, उसका वर्कशॉप होता है, वहाँ पे उस रिसर्च से रिलेटेड काम किया जाता है, ठीक। यह मूलतः जो होता है 3 से 10 दिन के बीच होता है। यह सवाल पूछा गया कि वर्कशॉप जो होता है कितने दिनों का होता है, तो 3 से 10 दिन के बीच, 10 दिन से ज़्यादा ये हो ही नहीं सकता है वर्कशॉप। रिसर्च की बात कर रहे हैं आप, फैक्ट्री वाले वर्कशॉप की बात कर रहे हो तो आप उस दुनिया में घूमते रहो, मैं रिसर्च वाले वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक। चलो, इसका ये करवाया क्यों जाता है साथियों, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्यों लोग वर्कशॉप करवाते हैं, आखिर उसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत यह है ना कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर गहन रिसर्च करने के लिए गहन अध्ययन करते हैं लोग वर्कशॉप में जाकर के, क्योंकि वहाँ पे आप अंदर चले गए वर्कशॉप में, तो वहाँ पे आप कोई और काम कर ही नहीं सकते हो, आपको यहीं पे फोकस करना है। जैसे वर्कशॉप में थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2-3 महीना तक उन्होंने बाहर निकला ही नहीं था रिसर्च सेंटर से, तो वर्कशॉप में थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया कि जब बाहर निकले तो उनके नाखून बहुत बड़े बड़े हो चुके थे, बहुत बाल बहुत बड़ा बड़ा हो चुका था, ठीक है, उनका स्टाइल वगैरह नहीं था, समय का अभाव था, इसलिए नाखून से बड़ा हो गया था, बाल बड़ा हो गया था, ठीक। तो वह दरअसल क्या है, वर्कशॉप में हम लोग गहन अध्ययन के लिए जाते हैं। गहन अध्ययन किस लिए, ताकि जो समस्या है ना उसका समाधान निकाला जा सके, ठीक, समस्या जो है उसका समाधान निकाला जा सके। और तीसरे नंबर पे जो समस्या है उसके हर पहलू को, ठीक है, एक समस्या का कई सारा पहलू होता है, उसके हर एक पहलू को समझा जा सके, हर एक पहलू को समझा जा सके, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। और इसमें यह भी होता है कि वर्कशॉप में आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हो, व्यक्तिगत तौर पे पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा भीड़ नहीं होता है, इसमें बहुत कम लोग होते हैं और बहुत कम दिनों के लिए होता है, तो बहुत कम दिनों में बहुत कम लोग मिलकर के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक। यह दरअसल वर्कशॉप होता है। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई, आ गई होगी। चौथे नंबर पे बात करते हैं। देखो, यदि आज 4-5 ये जो मैं बता रहा हूँ ना कर लोगे ना, तो देखो तय मानो कि आपका 2 नंबर तो यहाँ से तय है, और यदि 2 सवाल पूछ दे, आपका किस्मत सही रहा तो फिर 4 नंबर तय है, तो मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला जो है ना वो है सेमिनार। आप लोगों ने सुना होगा ना कि सेमिनार होता क्या है। सेमिनार में आप पार्टिसिपेट करते हो, बहुत मतलब DU में तो बहुत ज़्यादा सेमिनार होता है, ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन सेमिनार वगैरह नहीं होता होगा। ये क्या हो गया, तो सेमिनार दरअसल होता क्या है उस पर बात करते हैं। सॉरी, वो उस पर कहीं पे क्लिक हो गया था, है ना। चलो, तो सेमिनार होता क्या है। सेमिनार को हिंदी में बोलते हैं संगोष्ठी, पहले ये लिख लो क्योंकि हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, तो संगोष्ठी पढ़ लो, क्योंकि बहुत ऐसा टेक्निकल टर्म है ना जैसे आप देख करके इसको मार दोगे। अच्छा, संगोष्ठी इट मीन सेमिनार। चलो, तो सेमिनार जो होते हैं ना कई प्रकार के होते हैं। एक तो छोटा सेमिनार भी हो सकता है, स्मॉल टाइप का, ठीक है। एक बड़ा सेमिनार भी हो सकता है, बड़े स्तर पर रखा जाता है। एक नेशनल लेवल का सेमिनार होता है, ठीक है, और एक होता है इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार। तो यहाँ पे आप पूछा जाता है, जैसे जितना बड़े सेमिनार में आप अपने पेपर को रिप्रेजेंट करोगे उतना ज़्यादा ख्याति प्राप्त होगा आपको। जैसे मान लो हार्वर्ड में कोई सेमिनार हुआ, आप वहाँ पे जाकर अपना पेपर प्रेजेंट किए तो और ज़्यादा सा इज्जत बढ़ जाता है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, इज्जत बढ़ जाता है थोड़ा सा एकेडमिया की दुनिया में स्पेशली, ठीक। तो छोटे छोटे सेमिनार होते हैं, जैसे गांव के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे सेमिनार होता है, फिर विश्वविद्यालय के लेवल पे होता है, फिर नेशनल लेवल पे होता है, जैसे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वगैरह होते रहता है। उसी तरीके से जैसे IIC है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, तो वहाँ पे हमेशा सेमिनार होते रहता है। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार होता है जिसमें पूरे दुनिया से अतिथि लोग, विद्वान लोग चल करके आते हैं, ठीक। अब सेमिनार करवाया क्यों जाता है, किसी एक खास समस्या पे किसी एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है बोलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा करके बोल दे कि आ जाइए नेताजी। सेमिनार वगैरह में उनको नहीं बुलाया जाएगा, ध्यान रखना। सेमिनार में उनको बुलाया जाएगा जिनको उस सब्जेक्ट पे विशेषज्ञता हासिल है, उस पे उन्होंने पढ़ाई किया है, उनके पास रेफरेंस है, उन्होंने रिसर्च किया है, उसके पास, उस प्रोफेसर के पास या फिर उस गेस्ट के पास उस टॉपिक के ऊपर अनुभव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी उसको बुलाया जा सकता है सेमिनार में। ऐसे नहीं कि अब देखो किसी सेमिनार में नेताजी को नहीं बुलाया जाता है। अब कुछ पढ़े लिखे नेताजी हैं जिनको बुला लिया जाता है, लेकिन भारत में तो नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है ना, आप कोई भी नेता बन सकता है, ठीक। मैं पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ, आप भी तो एक नेता हो ना, पर आप पॉलिटिकल लीडर नहीं हो, मैं पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ, ठीक।
बुरा मत मानना यार, समझो बातों को। चलो, तो इसमें क्या होता है सेमिनार वगैरह में कि सेमिनार में जब हम लोग जाते हैं ना तो हर एक पहलू पे बात करते हैं, ठीक है, उसके ऑल एस्पेक्ट पे, अंग्रेजी में इसको ही बोलेंगे ना, हर एक पहलू पे बात करते हैं, उसको क्रिटिक्स के तौर पे। जैसे हाल में मैंने एक प्रोग्राम का, मैं मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके उस प्रोग्राम का आयोजन करवाया था। उस प्रोग्राम का नाम था दरअसल भगत सिंह का जो कंट्रीब्यूशन रहा है या फिर लोहिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है 23 मार्च को पटना विश्वविद्यालय में, पटना कॉलेज में, ठीक। तो वह दरअसल एक सेमिनार था जिसमें हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया था, प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद को, जो हिस्टोरियन है, भारत के जाने माने हिस्टोरियन हैं, ठीक है, और बिहार पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उनको बुलाया गया था उस कॉन्टेक्स्ट में बोलने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को ही बुलाए, और 2 प्रोफेसर और थे, हमारे एक प्रिंसिपल थे और हमारे गुरुजी थे, तो ये 2-4 लोग वहाँ पे आए थे, सारे के सारे एक्सपर्ट लोग थे। दूसरे तरीके का प्रोग्राम होता तो हम लोग नेताजी को भी फ़ोन करके बुला सकते थे कि आ जाइए नेताजी, थोड़ा देर बैठ लीजिएगा, अपना चेला चपाटी भी 10 को ले आइएगा। ऐसा नहीं होता सेमिनार में, ठीक। तो इसमें क्रिटिक्स पे भी, ठीक है, क्रिटिकल अप्रोच पे भी बात कर सकते हैं। सेमिनार में इस टाइप का भी नहीं है कि मतलब आप किसी के भक्त होकर के बात कर रहे हो, ठीक है। सेमिनार में आप उसके क्रिटिक्स बन करके भी बात कर सकते हैं, उसके हर एक पहलू पे भी बात कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे जब बात करते हैं सेमिनार में ही, तो लघु सेमिनार क्या होगा। लघु सेमिनार जब छोटे स्तर पे कराया जाएगा तो उसको लघु सेमिनार कहेंगे, बड़े स्तर पे कराया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, नेशनल जो सेमिनार होता है, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी या फिर राष्ट्रीय संगोष्ठी कहेंगे। इसमें और क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के विचार को भी आप सुनते हो, समझते हो, महसूस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और उसको सम्मान करते हो। ऐसा नहीं कि आप नेताजी को कुछ से कुछ गलियाते हैं, इस तरीके से सेमिनार में नहीं होता है। आप उसके क्रिटिक्स को भी आपको सुनना पड़ता है, आपके अपोजिशन वाले को भी आप सुनते हैं। इसमें तो 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी। पहला चीज़ ये होता है कि एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, किसी को भी बुलाएंगे नहीं, ठीक, बहुत बड़ा स्तर पे नहीं होता है, ठीक है, मुश्किल से 100 से 300 के बीच में लोग रहेंगे, ठीक। इंटरनेशनल लेवल का रहेगा तो लोग और बढ़ सकते हैं, एक्सपर्ट रहेंगे, इतनी संख्या रहेगी। उसके बाद सेमिनार के बाद आप सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। यह इसमें सेमिनार में एक मतलब स्पेशल चीज़ है, स्पेशल प्रिविलेज है, इसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और उस पर वाद विवाद होता है, उस पर चर्चा होता है, उस पर डिबेट होता है। यह दरअसल सेमिनार की खूबसूरती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सेमिनार भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेमिनार के बाद बात करते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस का, कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ। हिंदी में सम्मेलन बोलते हैं। मेरी हैंडराइटिंग कितनी खराब है, सम्मेलन बोलते हैं इसको, ठीक, सम्मेलन। सम्मेलन में क्या होता है साथियों, सम्मेलन में हम लोग उन सभी व्यक्तियों को बुलाते हैं जिनको हम लोग चाहते हैं बुला सकते हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं। पॉलिटिकल आदमी भी इसमें आ सकता है। सेमिनार में केवल वही व्यक्ति जाएगा जो एक्सपर्ट रहेगा। कॉन्फ्रेंस में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, यदि आप उसको इन्वाइट करते हैं तो वो जा सकता है, पॉलिटिकल व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक। कॉन्फ्रेंस भी कराया जाता है, सेमिनार का ही एक तरीके से कह सकते हो कि बड़ा रूप है, ठीक, लेकिन कुछ बेसिक अंतर होता है, ठीक है। चलो, बेसिक अंतर क्या क्या होता है। एक तो कॉमन चीज़, पहले सिमिलरिटी को समझो। इसमें भी नॉलेज, आइडिया, थॉट प्रोसेस, इन तमाम सारे चीज़ों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इन तमाम सारे चीज़ों का आदान प्रदान होता है, जैसा कि वहाँ भी हो रहा था, कहाँ पे, सेमिनार में हो रहा था, वैसा ही यहाँ पर भी होता है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि कई लोग भाग लेते हैं, ठीक है, कई लोग भाग लेते हैं, आप भी भाग ले सकते हो एज ए पार्टिसिपेंट, ठीक है, और भाग लेकर के आप यहाँ पे अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं, ठीक। कई जगह पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है तो आप जाया कीजिए, उसमें आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। सेमिनार में यह सुविधा सभी को नहीं मिलता है, कॉन्फ्रेंस में मिलता है, आप पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्कशन भी होता है, विचार विमर्श भी होता है। बेसिक अंतर आप समझ रहे हो, यहाँ पे पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पे सभी लोग पेपर प्रेजेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे न के बराबर संभावना होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसको यह भी बोल सकते हैं कि यह एक कॉन्फ्रेंस जो होता है हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो एजुकेशन वाले ही कॉन्फ्रेंस की ही बात करेंगे, ठीक है। चलो, वीडियो कॉन्फ्रेंस वो वाला नहीं, मोदी जी वाला नहीं, ठीक। चलो, इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षक भी रहेंगे, अभिभावक भी,
स्टूडेंट भी रहेंगे, पार्टिसिपेंट भी रहेंगे, उसके साथ साथ आपके गुरुजन भी रहेंगे, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें आप एज ए पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं, साथ साथ पेपर प्रेजेंट करते हैं, और आप अपने गाइड के साथ या फिर अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक। लेकिन वहाँ पे सभी सहभागी जो हैं, सभी लोग जो हैं, सभी पार्टिसिपेंट जो हैं सेमिनार में, वह पेपर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक अंतर दरअसल यही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यहाँ तक समझ में आई बात? आगे बात करते हैं। उसके बाद और क्या बचा? एक है कोलोकियम। कोलोकियम इसको बोलते हैं संवर्धन। कितना शुद्ध हिंदी है ना, बहुत ज़्यादा। संवर्धन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके बारे में कहा गया है कि एक तरीके का एजुकेशनल मीटिंग है, ठीक है। एक तरीके का क्या है, एजुकेशनल मीटिंग है। इसमें भी कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एजुकेशन वगैरह पे ही, जो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उस पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक। और इसमें जो बोलते हैं वह पार्टिसिपेंट नहीं बोलता है, वो नहीं पार्टिसिपेट वो नहीं कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, एकदम जो एक्सपर्ट टाइप के व्यक्ति रहते हैं ना, उनको बुलाया जाता है कोलोकियम में। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है अपने गाइड के साथ, उस टॉपिक पे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ, ठीक। और इसमें क्या होता है, कोलोकियम जो है एकदम मतलब जो शिक्षित लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, उनके लिए होता है। ऐसा नहीं जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो कोई भी जा सकता है, जा करके बैठेगा, कोलोकियम में नहीं। उसमें ऑलरेडी पढ़े लिखे ही लोग बैठेंगे, और उसमें भी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, जो एक्सपर्ट है, वो बोलेगा। तो एक मतलब एजुकेशनल सभा मीटिंग टाइप का होता है। आप मतलब बौद्धिक विलासी है ना, तो आपको मज़ा आएगा, बौद्धिक विलासी, समझ रहे हो, ठीक है, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। उन्हीं लोगों का समूह होता है दरअसल। आगे बात करते हैं। एक समझ लो ना, वेब कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वेब कॉन्फ्रेंस आजकल चला आया है ना, पहले नहीं था। वेब समझ रहे हो ना, इंटरनेट, वेब कॉन्फ्रेंस, तो वही सेम कॉन्फ्रेंस इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है ना, ऑनलाइन। कॉन्फ्रेंस समझा था ना, तो कॉन्फ्रेंस समझा, तो वेब कॉन्फ्रेंस भी समझ लो। इंटरनेट के माध्यम से जब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो वेब कॉन्फ्रेंस है। वेबिनार वही है, सेमिनार को आपने समझा था ना, सेमिनार। और सेमिनार, यही सेमिनार जब ऑनलाइन हो ना, वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो यही वेबिनार कहलाएगा, ठीक। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है साथियों, बहुत कम मेहनत में आप बहुत कुछ सीखेंगे, इसीलिए यह सीरीज को स्टार्ट किया गया है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए, और वह आपको जानना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंपोजियम। सिंपोजियम को हिंदी में बोलते हैं परिसंवाद। क्या बोलते हैं? परिसंवाद। परिसंवाद में क्या होता है साथियों, परिसंवाद के बारे में कहा जाता है कि किसी भी एक समस्या पर, ठीक है, किसी भी एक समस्या पर, जैसे मान लो कि आप डीएम हो, ठीक है, आप डीएम हो, और आप मान लो कहाँ के डीएम हो, इलाहाबाद के। इलाहाबाद अब ऐसे ही मुंह से निकल गया, इसका मतलब है नहीं कि मैं इलाहाबाद का हूँ, ठीक। तो इलाहाबाद के शहर में, कि इलाहाबाद शहर में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है, एक है, लेकिन इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डीएम ने क्या किया कि एसडीएम साहब को बुलाया, उसके साथ साथ एसडीओ को बुलाया, उसके साथ साथ और भी जितने भी ऑफिसर थे उनको बुलाया गया, ठीक है, बीडीओ को बुलाया इन्होंने, इन तमाम सारे ऑफिसर को बुलाया और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा, एक मीटिंग रखा, किसके लिए, एक समस्या का निर्धारण करने के लिए। तो कई लोगों का राय मिला करके जब एक समस्या का निर्धारण करने के लिए, एक समस्या को सॉल्व करने के लिए जब निष्कर्ष लिया जाता है, जब निर्णय लिया जाता है, इस प्रक्रिया को ही सिंपोजियम बोलते हैं, ठीक है। ये दरअसल सिंपोजियम है। समझ में आ गई बात? आ गई ना? हाँ, आ गई होगी। जैसे मान लो कि आप देखो, जैसे आरफा खानम शेरवानी है, राज्यसभा टीवी में पहले काम करती थी, और उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे डिबेट हैं जो जेएनयू में हिस्टोरियन के साथ बैठ करके एक दो की है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे राउंड टेबल हो रहा है, यहाँ पे मृदुला मुखर्जी बैठी है, यहाँ पे सुचिता महाजन, यहाँ पे बीपी साहू है, यहाँ पे एक और हिस्टोरियन है, मान लो चारू गुप्ता, ये 5-6 हिस्टोरियन बैठे हुए हैं। समस्या क्या है, कास्ट सिस्टम पे, कास्ट सिस्टम पे सभी लोग मिल करके बात कर रहे हैं। तो एक समस्या का निर्धारण करने के लिए कई लोग जब बैठ करके एक साथ मिल करके निर्णय लेते हैं, एक साथ सहमति के साथ, तो उसी को बोलते हैं सिंपोजियम। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है।
तो यह 5-6 चीज़ें थी। इससे एक सवाल तो हमेशा पूछा जाता है साथियों, आप इसको हमेशा 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 इसको याद रखना, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ईमानदारी से देख रहे होगे ना, तो चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलो तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू।